हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। मैं एक बार फिर से आपके सामने, परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग जल्दी से जुड़े। यही है। अब हमने पहले 10th की हिस्ट्री स्टार्ट की थी, फिर बीच में बंद कर दी। अब से 10th की हिस्ट्री मतलब 10th की क्लास भी रेगुलर होगी। थोड़े दिन बाद में बोर्ड पे स्टार्ट हो जाएगी, तो आप जब तक धैर्य बनाए रखें। तो हम हिस्ट्री का चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद, तो आज मैं आपको सिर्फ बेसिक एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक सीक्वेंस बताऊंगा। जो इस सीक्वेंस को अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो आपको एग्ज़ाम में क्या, कंपटीशन एग्ज़ाम में भी कोई आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मुझे ये सीक्वेंस बनाने में कम से कम 2 घंटे लगे। तो एक वीडियो बनाने में कम से कम अपलोड करने में 4 घंटे तक का समय लगता है। तो आज हम पहले देखते हैं राष्ट्रवाद क्या है। तो सिंपल सा अर्थ तो इसका यह है कि राष्ट्र के प्रति प्रेम, भावना, त्याग आदि को राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी कि राष्ट्रवाद का मतलब राष्ट्र के लोगों का एकजुट होना, राष्ट्र के प्रति समर्पित होना और राष्ट्र के लिए सब कुछ न्योछावर करना। तो ये राष्ट्रवाद का एक शाब्दिक अर्थ है कि राष्ट्र के लिए प्रेम, त्याग, चेतना, भावनाएं सब राष्ट्र के लिए। अब जैसे एक उदाहरण देते हैं, अगर जम्मू कश्मीर में कोई हमला होता है तो पूरा राष्ट्र एकजुट हो जाता है। या फिर मान लो असम बिहार में बाढ़ आती है तो पूरे राष्ट्र की भावना, पूरे देश की भावना एक होती है कि कैसे उस परेशानी से लोगों को निकाला जाए। तो यही राष्ट्रवाद साधारण सिंपल सा अर्थ है। अब हमें ये देखना है कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था। तो राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम यूरोप में हुआ था। यूरोप में आधुनिकीकरण है या फिर राष्ट्रवाद है, इन सब का औद्योगिकरण है, इन सब का उदय यूरोप में ही होता है। अब यूरोप में भी, यूरोप तो बहुत बड़ा है, तो पर्टिकुलर जगह को हम देखें, यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय के साथ साथ राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। यानी कि ये ध्यान रखना कि राष्ट्रवाद, आधुनिक राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्यों का उदय दोनों का ही यूरोप में होता है। और यूरोप में भी कौन सी ऐसी घटना है जिसकी वजह से राष्ट्रवाद का उदय हुआ, क्योंकि ये चीजें किसी घटना के बिना संभव नहीं है। तो हम देखते हैं कि इस घटना के पीछे सबसे महत्वपूर्ण जो कारण था वो फ्रांस की क्रांति 1789। उसमें राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया और वहीं से राष्ट्रवाद के आगाज होता है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रवाद का उदय यूरोप में, देश फ्रांस की क्रांति, इससे पहले अमेरिका की क्रांति हो चुकी थी, लेकिन राष्ट्रवाद की भावना का उदय फ्रांस की क्रांति से होता है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि भाई हाँ ऐसे है। अब भारत में राष्ट्रवाद का उदय किन कारणों से हुआ, कैसे हुआ, तो इसके बारे में किताब में अपने दे रखा है। 1920 के दशक से पहले का हम पहले पढ़ चुके, ये किताब में दे रखा है। लेकिन मैं आपको एक सीक्वेंस क्रम बताता हूँ जिसमें जिन जिन घटनाओं के कारण भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 में
स्थापना की। धीरे धीरे उसने पहले व्यापार और फिर फूट करो राजनीति के तहत अधिकार करना प्रारंभ कर दिया। प्लासी बक्सर का युद्ध, फिर पानीपत का युद्ध, तृतीय युद्ध, मराठा हार गए, अब कोई शक्ति बची नहीं थी, तो अंग्रेजों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सर्वप्रथम 1857 की क्रांति में हमें राष्ट्रवाद की भावना देखने को मिलती है, लेकिन वो बहुत ही सीमित थी। वहाँ पे लोगों का स्वार्थ भी था। क्यों? कई जगह के नवाब, सुल्तान या फिर बादशाह या बड़े जमींदार या ताकतवर लोग सब अपना हित देख रहे थे, लेकिन वहाँ से राष्ट्रवाद का बीज पनपने लगा। फिर उसके बाद में आगे 1970 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत का मतलब लिखा, तो उससे लोगों को प्रेरणा मिली। फिर उससे आगे चलते हैं 1885 में तो कांग्रेस की स्थापना हुई, जो राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद में जो सबसे बड़ा फैक्टर हुआ वो था 1905 में बंगाल का विभाजन। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी जिससे राष्ट्रवाद की भावना और प्रबल हुई। तो इसके साथ एक चीज़ ये ध्यान रखना, जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो उस समय वाइसराय था लॉर्ड कर्जन। ओके, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना क्यों हुई? क्योंकि उनमें राष्ट्रीयता या एकता की भावना पनपाने के लिए या फिर उन्हें एकजुट करने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जिसकी स्थापना आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। उसके बाद 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, जिसमें इतना भारी विरोध हुआ बंगाली विभाजन का कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसको रद्द करना पड़ा। तो ये राष्ट्रवाद की भावना यहाँ से प्रबल होती जा रही थी। फिर प्रथम विश्व युद्ध आ गया, उसने भी राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया, क्योंकि उस टाइम में लोगों को बहुत भारी तकलीफ, यानी ग्रामीण क्षेत्रों तक तकलीफ में गुजरना, तकलीफ इतनी बढ़ गई कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी। फिर 1915 में महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से सफल सत्याग्रह या नक्सलवाद के विरुद्ध आंदोलन करके लौटे थे, उन्होंने भारत की स्थिति देखी, तो गांधी जी ने भी जो दक्षिण अफ्रीका में रास्ता अपनाया था उसी रास्ते पर चलने का निर्णय लिया। फिर 1917 में हम देखते हैं चंपारण बिहार, तिनखटिया प्रणाली या नील की खेती के विरुद्ध महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया, सफल रहा। 1917 में खेड़ा गुजरात में कर के विरोध में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया, वो भी बहुत सफल रहा। फिर 1918 में अहमदाबाद मिल मालिकों और मजदूरों के बीच बोनस संबंधी विवाद में महात्मा गांधी ने मजदूरों को साथ देकर सत्याग्रह किया और वो भी सफल रहा। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट, भारतीयों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से स्वशासन की मांग की, लेकिन उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर सबसे महत्वपूर्ण 1919 में एक कानून आया, रोलेट एक्ट, जो बहुत दमनकारी कानून था। उससे लोगों को राष्ट्र के प्रति या एक दूसरे के निकट लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन सब के बारे में हम आगे डिटेल से अध्ययन करेंगे। मैं एक सीक्वेंस क्रम बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले। कोर्स किताब पढ़ने से कुछ नहीं, आपको नॉलेज भी होना चाहिए। फिर इसी रोलेट एक्ट के विरोध में जो जलियांवाला 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद में इसके रोलेट एक्ट के विरुद्ध भी सत्याग्रह किया, लेकिन हिंसा के कारण इसको भी वापस ले लिया गया। फिर उसके बाद में महात्मा गांधी ने एनालिसिस किया कि जब तक हिंदू मुस्लिम साथ नहीं आएंगे तब तक आंदोलन सफल नहीं हो सकता। तो मार्च
1919 यानी कि मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन किया मोहम्मद अली जिन्ना और सैयद बंधु ने। खिलाफत जो एक ऑटोनोमस साम्राज्य जिसको वर्तमान में तुर्की बोलते हैं, वहाँ का एक सम्मानित धार्मिक पद था। तो उसके विरोध के कारण या जो खलीफा की बेइज्जती या जो भी था उसके कारण यहाँ भारत में भी मुस्लिम लीग ने एक बैठक खिलाफत समिति का गठन किया। तो खिलाफत समिति का गठन किया उधर महात्मा गांधी दोनों से सहयोग लेने के, दोनों को एकजुट करके आंदोलन चलाना चाहते थे। तो महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन को यानी कि खिलाफत आंदोलन को सहयोग देके वो अपने आंदोलन असहयोग आंदोलन में उनका सहयोग, यानी दोनों पैरेलल चले, साथ चले, ये चाहते थे। तो सितंबर 1920 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ। उसमें महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने के लिए अन्य नेताओं को राजी किया। तो ये एक सीक्वेंस है। और दूसरी चीज, आपको एग्जाम के लिए एग्जाम में नॉलेज भी होना चाहिए। अब महात्मा गांधी ने इनको तैयार तो कर लिया, फिर खिलाफत आंदोलन एक साथ चलाने का निर्णय लिया। जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो गया। और एक महत्वपूर्ण फैक्टर जो आता है, जो क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में भी डाल सकते हैं, पूछते, आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है, इन सब कारणों का निचोड़ है औपनिवेशिक परिघटनाओं के कारण। क्योंकि ये घटना उपनिवेश, जो देश उपनिवेश थे उनमें ये घटनाएं हुई हैं। तो इनका सार है परिघटनाएं या औपनिवेशिक परिघटनाओं के कारण हुआ। तो ये एक सीक्वेंस था। आगे का सीक्वेंस हम बाद में बनाएंगे। इससे पहले हमारा टॉपिक देख रहा है प्रथम विश्व युद्ध, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध ने भी भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को जगाने का बहुत महत्वपूर्ण काम किया। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में चलता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में अगर हमसे 3-4 लाइन का क्वेश्चन पुटअप कर ले, या फिर ये दे दे कि प्रथम विश्व युद्ध असहयोग और खिलाफत आंदोलन, इनको सम्मिलित करके क्वेश्चन पूछ ले तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और इनको अलग अलग करके पूछेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मैंने विश्व युद्ध के जो प्रभाव हैं, जो राष्ट्रता की भावना को पैदा करने वाले कारक हैं, उनको मैंने अलग करके 10-11 पॉइंट बनाए हैं। तो इनमें सबसे पहला और सबसे मोटा कारण था, वो था कि युद्ध ने मतलब नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। क्योंकि युद्ध की वजह से कई देशों की स्थितियां चेंज हो गई, कुछ हार गए, ब्रिटेन भी हार गया था, और आर्थिक मतलब युद्ध में बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान हुआ, पहला टॉपिक। दूसरा है, इस कारण मतलब इसी युद्ध के कारण रक्षा व्यय में बढ़ोतरी हुई, या रक्षा व्यय में व्यय ज़्यादा हुआ। तो अब व्यय ज़्यादा हुआ तो इन खर्चों की भरपाई भी करेगी और ब्रिटिश सरकार। तो युद्ध के खर्चों की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कई प्रकार के करों में वृद्धि कर दी गई, जो कर थे उनमें वृद्धि कर दी गई। फिर सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया। तो सीमा शुल्क व्यापारी वर्ग को, या जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का धंधा करता था, उनके लिए मुसीबत खड़ी हो गई। फिर एक जो सबसे बड़ी आर्थिक स्थिति उत्पन्न हो गई 13 से 18 के बीच में, मंदी का दौर, यानी कि इतनी महंगाई होगी कि कीमतें दुगनी हो गई। तो वो भी एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब कीमतें दुगनी हुई तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, वो भी फैक्टर था। फिर एक सबसे बड़ा गांव में सबसे बड़ा जो फैक्टर काम किया
राष्ट्रवाद की भावना को पनपाने का वो फैक्टर था कि युद्ध के दौरान जबरदस्ती ही सिपाहियों की भर्ती की गई, यानी कि पकड़ पकड़ के ले गए, सिपाही बनाने के लिए भर्ती शुरू कर दी। तो गाँव में इस वजह से रोष फैल गया। फिर 1918 से 19 और 20 से 21 का जो समय था, उस समय में भारत के बहुत से हिस्सों में फसल खराब हो गई थी। तो पहली चीज़ तो फसल खराब होने से वो कर नहीं चुका पाए, क्योंकि एक किसान को उस टाइम में डबल कर चुकाना पड़ता था। पहला लेता था जमींदार जो वहाँ का था, फिर जमींदार से ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश शासन जो भी था वो वसूलता, तो उन पर डबल मारती। तो इस कारण फसल खराब होने के कारण आर्थिक नुकसान तो हुआ ही, खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया, यानी कि खाद्य पदार्थों की भारी मात्रा में कमी हो गई। जब फसल ही खराब हो गई तो खाद्यान्न उत्पादन कैसे हो। इसके बाद में जो कारण था वो था कि उस टाइम में एक महामारी फैली, फ्लू नाम की। तो एक तरफ तो लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था, दूसरी तरफ फ्लू महामारी फैल गई। तो ये भी सबसे बड़ा कारण है। फिर इसके बाद में 1921 की जो जनगणना होती है, तो उसमें एक चौंकाने वाली बात सामने आती है कि फ्लू और भुखमरी से कम 1,20,000 से 1,30,00,000 लोगों की मौत हो गई। तो ये भी फैक्टर था, लोगों को समझ में आने लग गया कि गवर्नमेंट या जो विदेश शासन है वो कितना निर्दयी है। फिर ये इनके मेन फैक्ट पॉइंट बनाए थे, तो इन पॉइंटों को ध्यान में रखना, क्योंकि हम एक पैराग्राफ लिखेंगे और एक पॉइंट वाइज लिखेंगे, उन दोनों में बहुत अंतर है। दोनों अपनी अपनी जगह, पैराग्राफ को टीचर पढ़ेगा, किसी के हैंड राइटिंग मतलब सही नहीं है, किसी का मतलब शुद्ध लिखना सही नहीं है, और एक पॉइंट वाइज लिखेगा, जो दोनों का इफेक्ट है। टीचर पॉइंट अलग अलग का पॉइंट करके लिखेंगे तो टीचर बस एक नज़र में ही उनको देख लेगा और वो स्टूडेंट की परख कर लेगा, दोनों स्टूडेंटों की परख कर लेगा कि अंतर क्या है। तो ये थे प्रथम युद्ध के प्रभाव जो राष्ट्रवाद को जन्म देने के कारक बने। इसके बाद में लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद में उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन मुसीबतें कम होने के बजाय जो हमने कारण पढ़े, हमें पता चला कि उनकी मुसीबतें और ज़्यादा बढ़ गई। फिर है इसी समय एक नेता हमारे सामने आता है जो आंदोलन को नए ढंग नए तरीके से चलाना चाहते हैं, जो थे महात्मा गांधी, जो 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। और इस एक चीज़ ये कि जो असहयोग आंदोलन चला, उस आंदोलन में बड़े बड़े सामाजिक समूहों ने भी भाग लिया। तो ये प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव पॉइंट वाइज हमने समझे। अब हमारा कल की क्लास में हम सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन की रूपरेखा और उसकी कार्यक्रम के बारे में पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। टेंशन मत लो, ये चीज़ें मैं बोर्ड पे भी पढ़ाऊँगा आपको, 2-4-5 दिन में ही स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ, जो मैं तैयार कर रहा हूँ, वही चीज़ें तो बोर्ड पे लिखूँगा मैं, वही चीज़ें मैं समझाऊँगा। वहाँ मेरे को भी आसानी होगी बोर्ड पे लिखने में या चार्ट बनाने में। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहो और अपनी तैयारी में लगे रहो। मेरा सहयोग आपके साथ। ओके, धन्यवाद।